फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकांत शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम एसएन स्ट्रीम के अंदर एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, कर्णवंश। ठीक है फ्रेंड्स, और कर्णवंश से पहले हमने बात की थी, हम शुंग वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा था। शुंग वंश का जो टाइम पीरियड था वो 185 बीसी से लेकर 75 बीसी तक की बात हमने कर ली थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है कर्णवंश, और कर्णवंश का जो टाइम पीरियड है 75 बीसी से लेकर 30 बीसी के मध्य इसका टाइम पीरियड है। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वीडियो है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें बुक्स में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जितनी भी हमें जानकारी मेरे को मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सबसे पहले जो कर्णवंश है। कर्णवंश के जो उपनाम है उस उपनामों की बात अपन कर लेते हैं। देखिए कर्णवंश के क्या क्या उपनाम है। देखिए फर्स्ट नंबर है, इसको हम कर्णवंश को ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। ठीक है, ओके, ब्राह्मण वंश भी कहते हैं इसको। दूसरा है, सॉरी एक डियर फ्रेंड्स 1 मिनट, यस, देखिए कर्णवंश को हम बोलते हैं, ब्राह्मण वंश भी बोलते हैं, इसको कर्णवायन वंश भी कहते हैं। इसके दो उपनाम हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए जो कर्णवंश है, कर्णवंश का एक अंतिम शासक होता है, उसका नाम है देवभूति। इससे देवभूति की हत्या उसके जो सेनापति है वासुदेव के द्वारा की जाती है, और उससे वासुदेव के द्वारा क्या है, कर्णवंश की नींव डाल जाती है। आपको पता है कि जो सातवाहन वंश शुंग वंश है, शुंग वंश का एक अंतिम शासक होता है, ये जो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक होता है, और इसकी हत्या वासुदेव के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आपको जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है बृहदत्त, और बृहदत्त की हत्या उसी के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि उस समय भारत पर यवनों का आक्रमण होता है, और यवनों के आक्रमण से बचने के लिए इस देव पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करी, क्योंकि वो एक विलासी और कमजोर शासक था। ठीक है, इसके इसी का तरीका ये है, देवभूति की हत्या यानी कि वासुदेव के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि ये भी एक विलासी व्यक्ति था। अब देखिए इसकी हत्या के क्या कारण है वो देखते हैं। आगे बात करें तो डियर फ्रेंड, देखिए पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि शुंग इस पृथ्वी पर पूरे 112 वर्ष तक शासन करेंगे। ठीक है, यानी कि जो पुराण है, मैंने आपको 18 पुराणों के बारे में आपको बताया था, उसमें पुराणों में बताया गया है कि पूरी पृथ्वी पर शुंगों ने 112 वर्ष तक शासन किया था। अंततः यह पृथ्वी किनके हाथों में आती है, कणों के हाथों में आ जाती है। यानी कणों के हाथों में ये पृथ्वी आ जाती है, यानी कि पृथ्वी पर कणों का शासन हो जाता है। ठीक है, ये बात हमें पुराणों में मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, एक रचयिता है, एक कवि है बाणभट्ट, और बाणभट्ट के द्वारा भी एक किताब लिखी जाती है हर्षचरित, और इस हर्षचरित में भी ये बात बताई गई है कि जो अति कामुक शुंग नरेश, यानी कि ये जो शुंग नरेश था, यानी कि वासुदेव के उकसाने पर, ठीक है, देवभूति की हत्या दासी की कन्या द्वारा मारा गया, और उस कन्या ने रानी का रूप बनाया था। ठीक है, एक बार इसको वापस समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, देवभूति है, इस देवभूति की हत्या वासुदेव के द्वारा की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है, देखिए जो देवभूति है, देवभूति एक कामुक व्यक्ति था, यानी विलासी व्यक्ति था, और ये शासन की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं लगाता था। इसीलिए जो वासुदेव है, वासुदेव के द्वारा देवभूति की हत्या कर दी जाती है। देखिए कैसे की जाती है कि देवभूति के उछाने पर जो वासुदेव की एक दासी थी, और उस दासी की एक कन्या थी, और ये कन्या बहुत ही सुंदर कन्या थी, और इस कन्या ने क्या करे, एक रानी का रूप धारण करके और उसको धोखे से देवभूति की हत्या करवा दी जाती है इस वासुदेव के द्वारा। तो ऐसे इसकी हत्या की जाती है। फिर क्या होता है कि शुंगों के 112 वर्षों में, यानी कि शुंगों ने 112 वर्ष तक भारत पर शासन किया, उसमें 45 वर्ष तक कण्वों ने भी शासन किया, यानी कि 112 में से 45 वर्षों तक कण्वों ने भी इस पर शासन किया था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल से मैं आपको बातें बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पुराणों में कण्वों का जो वृत्तांत है, वृत्तांत दिया गया है, यानी कि पुराणों के अंदर
कणों का वृत्तांत दिया गया है। क्या क्या वृत्तांत दिए गए, आपको अगर कणों के बारे में आपको जानकारी मिलती है तो हमें पुराणों से ही मिलती है। ठीक है, अब देखिए कुछ कणों के शासकों के यानी राजाओं के नाम हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम किताबों में ये बातें आपको मिलती है, लेकिन मैंने यहाँ से बहुत ही किताबों का विस्तृत अध्ययन करके मैंने यहाँ पे ही इतने नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इनके नामों को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर पे आ गया वासुदेव, यानी कि उसको कण्वायन भी कहते हैं, यानी वासुदेव है। वासुदेव शासक को कण्वायन भी कहते थे कि वासुदेव 9 वर्षों तक राजा रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वासुदेव था, वासुदेव ने देवभूति की हत्या करवाने के पश्चात ये भारत यानी कि भारत पर 9 वर्षों तक ये क्या करता है, शासक रहता है, यानी शासन करता है। ठीक है, यानी राजा रहता है। इसके बाद होता क्या है, इसका जो पुत्र है उसका पुत्र का नाम है भूमिपुत्र, फिर ये शासक बनता है। यानी कि ये है भूमिपुत्र, क्या था, वासुदेव का ये पुत्र था और ये 14 वर्ष तक शासन करता है किस पर, भारत पर। ठीक है, इसके अलावा भूमिपुत्र का एक सिक्का भी हमें खुदाई के अंदर प्राप्त मिलता है, एकमात्र यही व्यक्ति था भूमिपुत्र, उसी का हमें सिक्का मिला है। ठीक है, खुदाई के अंदर, तो इसके बारे में खुदाई से के अवशेषों के माध्यम से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे अगर बात करें इसके पश्चात क्या होता है कि जो नारायण शासक बनता है, और ये नारायण है, ये भी भूमिपुत्र का पुत्र था, इसने 12 वर्षों तक शासन करता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम हमें विष्णु नारायण भी कहा गया है। ठीक है, तो तीसरे नंबर का शासक है नारायण, जो भूमिपुत्र का ये पुत्र था, साथ ही ये इसने 12 वर्ष तक शासन किया, और इसका एक अन्य नाम विष्णु नारायण भी कहा गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके पश्चात होता क्या है, ये कि शासक है, शासक का नाम है सुशर्मन। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, सुशर्मन है, सुशर्मन भी इस नारायण का पुत्र था, यानी कि विष्णु नारायण का पुत्र था, इसने 10 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये अंतिम शासक था। हम ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि ये अंतिम शासक था, लेकिन फिर भी हमें इतना अनुमान है कि ये इतना अपना ओवरव्यू है कि हम इसको सुशर्मन को अंतिम शासक कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस सुशर्मन की हत्या एक व्यक्ति था सिमुक, इस सिमुक के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और सिमुक ने इसकी हत्या करके भारत यानी कि दक्षिण भारत में आंध्र सातवाहन यानी कि सातवाहन वंश की भारत में नींव डालते हैं, जिसमें आपको पता है गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत ही प्रतापी शासक है। ठीक है, आपको तो पता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में एक साउथ की मूवी है, तो अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स जो साउथ की जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो मूवी है वो भी देखिएगा, जिससे आपको पूरा दक्षिण भारत का जो इतिहास उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, इतना ही कॉन्वेंस के बारे में इतना ही हमें कुछ किताबों में इसका फैक्ट्स मिले हैं, तो प्लीज़ आप इसके नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, और अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल को है इसके लिंक को आप अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और लाइक करने के पश्चात आप जो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात इसमें बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, और नए वीडियो होगा आपका सातवाहन वंश। ठीक है, तो सातवाहन वंश के 2 से 3 वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो मेरे को इजाज़त दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।